प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है समर्पण। आज एक बड़े से हल्के पीले रंग का महल जैसा घर, जिसके बाहर कतार में लगभग 5-6 चमचमाती कारें रखी हुई थीं। उनके ड्राइवर एक ही तरह के गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। लगता था यह काफिला किसी के इंतजार में था। सुबह के 9:30 हुए थे, तभी एक आवाज, बड़े साहब आप कब तक पूजा से उठेंगे? विक्रम साहब एकदम तैयार हैं, नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे राजवीर, तू हमेशा मुझे देर से बताता है। बस अभी आया। वह तुरंत उठकर, ला मेरे कपड़े दे जो मैंने कल इस्त्री के लिए दिए थे। राजवीर, बड़े साहब वह कत्थई कुर्ता और पजामा। हाँ भाई, तुझे बड़े देर में समझ आती है। राजवीर कपड़े देता है। वह तुरंत कपड़े पहनकर नीचे बने बड़े से हॉल में अपने आधे सफेद आधे काले बालों को ठीक करते हुए पहुंचते हैं। अरे विक्रम, मैं थोड़ा लेट हो गया। विक्रम, अरे काकू, आपका इंतजार तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ। विक्रम उठकर पैर छूता है। आइए काकू। राजवीर, नाश्ता लगवाओ। राजवीर रसोई में जाकर, तुम लोगों का काम बहुत ढीला है, जल्दी करो, बड़े साहब आ गए हैं। फिर नाश्ता आता है। कम से कम 20 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बड़े साहब, अरे भाई क्यों बर्बादी करते हो, एक कोई भी चीज बना दिया करो। विक्रम, काकू आप भी चल रहे हैं मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं क्या करूंगा। विक्रम, इस दिन का इंतजार मैं कई सालों से कर रहा था। आपके बिना मेरी खुशी अधूरी है काकू। अरे तुम और वैशाली दोनों जाओ। विक्रम, वैशाली की सुबह ही देर से होगी काकू। काकू, मैंने आपके लिए नया कोट पैंट मंगवाया है, वही पहनना है आपको। नहीं भाई, मैं तो उसमें ऐसा लगूंगा जैसे किसी ने मुझे रस्सियों से कस दिया हो, और फिर वैशाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा काकू। ठीक है, लेकिन मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा। अच्छा काकू, आप कब मेरी बात मानते हैं? दोनों तैयार होकर बाहर जाने लगते हैं। काकू, रुको बेटा, भगवान का आशीर्वाद ले लो, और हाँ, अपने पिताजी को भी प्रणाम करो। दोनों काले रंग की कार में बैठते हैं। जैसे ही सभी गाड़ियां चलना शुरू होती हैं, गाड़ियों की आवाज सुनकर वैशाली ऊपर की बालकनी से देखती है तो गुस्से से पर्दे को छटक कर अंदर चली जाती है। विक्रम, मैंने ईश्वर को कभी नहीं देखा काकू, लेकिन छोटे से ही आपको ही ईश्वर के रूप में अनुभव किया है और देखा है। काकू, हाँ बेटा, तुम भी तो मेरा सहारा हो। हम उस कठिन समय को नहीं भूल सकते। विक्रम, नहीं काकू, उसी खराब समय को याद करके ही मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। दोनों बातें करते करते कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। विक्रम की गाड़ी एक बड़े से 5 स्टार होटल के सामने खड़ी हो जाती है। विक्रम, काकू हम पहुंच गए, और पहले से उतरकर काकू के लिए स्वयं कार का दरवाजा खोलता है। काकू बाहर आते हैं तो उनके स्वागत में गिटार बजाने वाले एक हल्का संगीत बजाने लगते हैं। लाल रंग के कारपेट से दोनों आगे बढ़ते हैं तो गुलाब के फूलों की बौछार से काकू का मन गदगद होने लगता है। तभी उनकी नजर सामने दुल्हन की तरह तैयार बड़े से होटल पर पड़ती है, और उस पर बड़े अक्षरों में द मदन्स लिखा होता है। वह खुशी से विक्रम को गले लगाते हैं। विक्रम, आज मेरा सपना साकार हुआ काकू। वैसे तो देश विदेश में मेरे कई होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये बहुत विशाल और अद्भुत है। इसे मैंने आपके सम्मान में बनवाया है। आप फीता काटकर इसका उद्घाटन करिए। काकू फीता काटते हैं। अपना नाम होटल पर लिखा हुआ देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। देर रात जब दोनों घर वापस आते हैं तो वैशाली अलग ही रूप में होती है। विक्रम जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में पहुंचता है तो वैशाली उस पर भड़क पड़ती है। तुम्हें शांति मिल गई होगी मेरी बेइज्जती करके। एक मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती का। मेरे पिता का भी व्यापार में बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन मैं तुम्हारे घर में एक सामान की तरह हूँ। तुम उस बुढ़े को सम्मान दे सकते हो, मेरा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। मैं तो बेकार ही यहाँ पड़ी हूँ, पता नहीं किस दिन मुझे कबाड़ समझकर फेंक दो। विक्रम, तुम कभी तो मुझे समझा करो। मैं जो हूँ वो काकू की बदौलत हूँ। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लगातार विक्रम पर आरोप लगा रही थी।
विक्रम कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन बातें उसकी क्षमता के बाहर हो रही थीं। वह कमरे से बाहर निकलता है और गाड़ी खुद चलाकर चला जाता है। तभी काकू राजवीर से पूछते हैं, अरे ये आवाज कैसी थी? कौन गया है बाहर? राजवीर, विक्रम साहब बड़े परेशान थे, उन्हें देखकर लग रहा था कुछ हुआ है वैशाली मैम और उनके बीच। काकू वैशाली के कमरे में पहुंचते हैं खटखटाकर। मैं आ जाऊं बेटा? वैशाली खिड़की से बाहर देख रही थी, उसी स्थिति में। हाँ, आ जाइए। मदन वैशाली के सिर पर हाथ रखते हैं तो वैशाली उनका हाथ हटाते हुए, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, ये सब जो मेरे जीवन में चल रहा है आपकी ही देन है। मदन बहुत भावुक होकर, बेटा वैशाली, मुझे अपने विक्रम के लिए ऐसे जीवन की परिकल्पना से ही डर लगता है जिसमें उसे असीमित दुख से गुजरना पड़े। उसने दुखों का और समस्याओं का पहाड़ देखा है, अब उसके जीवन में खुशियों के फूल ही होने चाहिए। वैशाली को पास में पड़े सोफे पर बिठाकर एक गिलास पानी देते हुए मदन, बेटा, जब विक्रम पैदा हुआ जेठ का महीना था, दोपहर के समय लगता था पृथ्वी से आग की लपटें निकल रही हों, तेज गर्म हवाएं चल रही थी। हम बिहार के एक गांव कचनपुर में रहा करते थे। हम साल भर मेहनत करते, लेकिन बारिश के समय सब कुछ बहकर नष्ट हो जाता, इसलिए गरीबी कभी न खत्म होने वाला अभिशाप थी। हमारे माता पिता के देहांत के बाद परिवार में हम दोनों भाई ही थे। हमने दाई को बुलाया था। विक्रम का जन्म हुआ तो दाई ने थाली बजाकर बताया कि बेटा हुआ है। मैं और विक्रम के पिता बहुत खुश हुए थे। अशोक भैया ने तो खुशी के मारे दाई को गोल गोल घुमा दिया था। हम पूरी तरह से खुश भी ना हो पाए थे, तभी अंदर से आवाज आती है, अरे आओ देखो तो लाली को क्या हो गया। जब तक सभी दौड़कर पहुंचते तब तक लाली यानी कि विक्रम की माँ इस संसार को छोड़ चुकी थी। हमारे जीवन के अंधेरों में थोड़ा कालापन और जुड़ गया था। हम दोनों भाई कई दिनों तक परेशान रहे। विक्रम ने तो आंखें ही नहीं खोली थी। शुरू में हमने कई दिनों इंतजार किया था विक्रम की आंखें खुलने का, पर वो दिन नहीं आया। लगभग 4 महीने बाद ही हमारे गांव के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि विक्रम अंधा ही पैदा हुआ है। इस समय तो हमारे जीवन का जुगनू रूपी दिया भी पूरी तरह से बुझ गया था और हम इस दलदल रूपी नदी में धंसते जा रहे थे। जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उतना और गहराई में जा रहे थे। फिर कुछ बुजुर्गों की सलाह पर हमने विक्रम के पिता यानी अशोक भैया का दूसरा विवाह पास के ही गांव में करवा दिया। इस समय लगा कि अब समस्याएं हमारे जीवन से धीरे धीरे पलायन कर जाएंगी। विक्रम की दूसरी माँ बहुत मीठा बोलती थी। अशोक भैया तो उस पर बहुत विश्वास करने लगे थे। वह उन्हें ही दिखाकर काम करती थी, तो मैं खाना खिलाती थी, प्यार करती। इस कारण विक्रम के पिता मुझसे भी ज्यादा उस पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन मुझे कभी कभी विक्रम की माँ के गलत इरादों का आभास हो जाता था। मैंने कई बार उसे देखा कि अगर दरी पर विक्रम सो रहा होता था तो वह उसे पैरों की ठोकर मारकर ही निकलती थी। लेकिन बचपन से ही विक्रम मेरा स्पर्श समझता था। जब मैं उसे गोदी में लेकर प्यार करता तो वह सबसे अधिक खुश होता था। लेकिन अशोक भैया को मेरा उसके करीब आना पसंद नहीं था। विक्रम 1 साल का हो गया था। उसी वक्त मेरे किसी दोस्त ने बताया कि मद्रास में आंखों का बहुत बड़ा अस्पताल है जहां गरीबों का निशुल्क इलाज होता है। मैंने विक्रम के पिता से कहा, भैया विक्रम को मद्रास ले चलते हैं इलाज के लिए। अशोक भैया, पैसे तो नहीं है खाने तक के, तुम क्या बात करते हो। तभी विक्रम की माँ, बैठे बैठे तुम्हारा बड़ा दिमाग चल रहा है मदन, काम करने जाओ तो घर में 4 पैसे आएंगे। लेकिन जब मैं बहुत पीछे पड़ा तो विक्रम की माँ ने भी हाँ कर दी। फिर तो मुझे लगा कि मेरा भतीजा विक्रम अब संसार देख सकेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। फिर हमारे मद्रास जाने की तैयारी हुई, विक्रम के माता पिता और मैं भी। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था इसलिए मेरा जाना अशोक भैया को जरूरी लगा। हम मद्रास पहुंचे। विक्रम के परीक्षण शुरू हुए। मुझे लग रहा था कि बस डॉक्टर बोल दे कि विक्रम की आंखें ठीक हो सकती हैं। हम 5 दिन तक वहां रुके। लगातार विक्रम के परीक्षण होते रहे। फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया और बताया, आपका बेटा ये दुनिया देख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कई बार यहाँ आना होगा, उसके कई ऑपरेशन होंगे।
मैं तो बहुत खुश था, मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन विक्रम की माँ के चेहरे को देखकर लगा कि वह खुश ना थी। बोली, इन डॉक्टरों का क्या? उन्होंने नहीं सोचा बार बार पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो बिल्कुल कंगाल ही हो जाएंगे। और मेरा जो आने वाला बच्चा है उसे क्या खिलाएंगे? एक अंधा बना रहेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अशोक भैया कहते हैं हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर मदन भी तो काम पर जाएगा। उस समय तो वह चुप हो जाती है, लेकिन मुझे उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि विक्रम की माँ को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। हमारी सुबह की रेल थी बिहार के लिए, इसलिए हम अस्पताल के प्रांगण में ही रुक गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं आंखें बंद करके लेट गया था। पता नहीं कब आंख लग गई, फिर शोर सुनाई देता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? यहीं तो मेरे पास सो रहा था। अशोक भैया भी घबराकर यहाँ वहां ढूंढते हैं। मैं भी पागलों की तरह विक्रम को ढूंढने में लग जाता हूँ। सुबह तक हम यहाँ वहां खोजते रहते हैं, लेकिन विक्रम का कुछ पता नहीं लगता। तभी सुबह के 4 बजे विक्रम की माँ, अरे रेल छूट जाएगी, हम लोग चलते हैं। अशोक भैया, अरे कैसे चलें? विक्रम तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन रेल छूट जाएगी तो दोबारा टिकट कराना पड़ेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम पुलिस को खबर कर देते हैं। अशोक भैया परेशान होकर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी मदन, भैया आप लोग जाइए, मैं यहाँ रहकर पता लगाता रहूंगा। विक्रम की माँ तुरंत बोलती है, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, सब लोग यहाँ रहकर थोड़े ही विक्रम को जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे भी अशोक भैया को अपनी पत्नी की बात जल्दी समझ आ जाती थी। उनके जाने के बाद मैं विक्रम को ढूंढने में लग जाता हूँ। 5 दिन बाद एक चाय वाला जो रोज मुझे देखता था, मुझे एक पता देता है। मैं थोड़ा खोजबीन के बाद जब उस पते पर पहुंचता हूँ, मैंने देखा कि विक्रम एक बहुत गंदी सी जगह पर चारों ओर से लोहे के तार से बनी जाली के अंदर बंद रहता है। वहीं पर कई बच्चे थे, कुछ के पैर कटे हुए, हाथ टूटे हुए, फटे हुए कपड़े पहने, कुछ रोटी खा रहे थे। बची हुई जूठन विक्रम के पास फेंक देते थे। विक्रम उसी को उठा उठाकर खा रहा था। मेरा दिल यह देखकर दहल जाता है। मैं उसी समय अपने आप से वादा करता हूँ कि विक्रम को एक बहुत अच्छा जीवन देने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर रात के समय जैसे तैसे उसे वहां से लेकर आता हूँ। विक्रम मेरा स्पर्श तुरंत समझता था। वह बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रहा था। पता लगता है कि विक्रम की दूसरी माँ ने ही इन भिखारियों को 2000 रुपए में विक्रम को बेचा था। अब हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। हम कभी पुल के नीचे रहते हैं, कभी रेलवे लाइन के पास रहकर गुजर करते हैं। मैं विक्रम को साथ में रखकर अपना छोटा मोटा काम करता था। फिर समय समय पर विक्रम के अस्पताल का भी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 8 साल की उम्र में विक्रम का तीसरा ऑपरेशन होता है। डॉक्टर विक्रम की पट्टियां खोलते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अपने दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके। तभी आवाज आती है, काकू मैं देख सकता हूँ, आप तो बहुत लंबे हो। विक्रम तुम देख सकते हो। आज मेरे लिए जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन था। मैं डॉक्टर के पैर छूता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जी। डॉक्टर, मदन, तुम्हारे प्यार और लगन से आज विक्रम का ऑपरेशन सफल हुआ है। फिर हमारी जिंदगी के अंधेरों को विक्रम की आंखों की रोशनी के सामने हटना ही पड़ता है। हमारी छोटी सी चाय समोसे की दुकान से शुरू होकर आज बड़े बड़े होटलों तक, फिर विक्रम की पढ़ाई जो फुटपाथ से शुरू हुई थी, कामयाबी की नए नए मुकाम हासिल करती है। विक्रम की MBA की डिग्री पूरी होने के साथ साथ उसने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अपनी मेहनत के बल पर पीछे करना शुरू कर दिया था। इसी बीच विक्रम की मुलाकात तुम्हारे पिता से होती है और फिर तुम्हारी शादी। मैं नहीं चाहता कि विक्रम के जीवन में कोई भी परेशानी आए। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वैशाली उसी स्थिति में बैठी रहती है, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। काकू, विक्रम कहीं चले गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। काकू, चलो मेरे साथ। दोनों गाड़ी से निकल पड़ते हैं। काकू की गाड़ी वहीं पहुंचती है जहां पुल के नीचे सबसे पहले विक्रम और काकू साथ में रहा करते थे। वैशाली, अरे काकू, वह देखिए विक्रम बैठे हैं।
दौड़कर उसके पास जाती है और विक्रम के गले से लग जाती है। विक्रम, घर चलो, यहाँ कहाँ बैठे हो? विक्रम, यहाँ मुझे सुकून मिलता है वैशाली। सभी घर वापस आ जाते हैं। वैशाली आज बहुत खुश थी। उसे वही घर, वही हवाएं अपनी सी लग रही थीं। सुबह से तैयार हो जाती है। सबसे पहले वह काकू के कमरे में जाती है। वह सोच रही थी कि आज मैं काकू से माफी मांग लूंगी, वो तो मेरे जीवन में पिता के समान है। लेकिन कमरे में तो कोई नहीं था। वह फिर मंदिर में जाती है। काकू, काकू आप कहाँ हैं? वहां पर भी नहीं। वह मंदिर की चौकी पर रखे पत्र को उठाती है और दौड़कर विक्रम के कमरे में जाती है। विक्रम, काकू नहीं है घर में। विक्रम, कहाँ चले गए? लगता है हमसे नाराज हो गए। तभी वैशाली उनका पत्र विक्रम को देती है। विक्रम पत्र पढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, तुम दोनों परेशान मत होना। मेरा काम अब खत्म हुआ। मेरा जो कुछ भी है वह सब वैशाली के नाम किए जा रहा हूँ। मैं अपने गांव बिहार जा रहा हूँ। अपने अंतिम समय को अपनी मिट्टी के समीप गुजारना चाहूंगा। तुम दोनों अपना नया जीवन शुरू करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी मुझसे मिलने का मन हो तो छोटे विक्रम के साथ ही आना। तुम्हारा काकू मदन। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।